हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, जहां पर मैं इस समय सीबीएसई की 12th सीरीज लेके चल रहा हूं। उसी सीरीज में आज आप लोग के सामने 12th सीरीज के फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग स्पोर्ट्स का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर आप चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए। फिजिकल वाले जरूर दबाना चाहिए बेल बटन, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। यहाँ पर एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं, कोई भी टूर्नामेंट्स होते हैं, स्पोर्ट डे होते हैं इंट्राम्यूरल्स के, तो वहां पर उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ कमेटी का फॉर्म होना बहुत ज्यादा है जरूरी होता है। वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से काम करती रहती हैं कुछ कमेटी। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कमेटीज होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही इजी वे में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा। एक भी अगर सीरीज टूट गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको सही से वो नई चीजें पता चल पाएंगी। तो ध्यान से देखिए। तो कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले जिस कमेटी को फॉर्मेशन किया जाता है वो होती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही 5W डिसाइड करती है किसे कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। ये सब सारी चीजें जो प्लानिंग हमने आपको बताई थी वो सब कुछ ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही डिसाइड करती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो हेड होता है वो पूरे इवेंट का हेड होता है, चेयरपर्सन होता है। स्कूल्स वगैरह के अगर इंट्राम्यूरल्स होते हैं तो उनके जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो इसके हेड होते हैं। प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ने यहाँ पे 5W डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमारी सबसे जो बेसिक नीड होती है वो होती है फाइनेंस। हमें पैसा चाहिए, हमें सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो पब्लिसिटी करनी हो, चाहे वो परचेजिंग करनी है, जो भी चीज़ें हैं, अवार्ड्स देने हैं, वो सब सारी चीज़ों के लिए हमारे पास फाइनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना बड़ा इवेंट उतनी ज़्यादा बजट की नीड होती है। तो ये फाइनेंस कमेटी जो होती है हमें हर तरीके का फंड प्रोवाइड करती है। उसके बाद तीसरा जो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, सीरीज की जो मैं बात कर रहा था, ऑर्गेनाइजिंग हो गई। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास फाइनेंस आ गया। तो फाइनेंस के बाद हमारे इवेंट की जो होती है वो पब्लिसिटी की नीड होती है। सबसे पहले हमारे जो है इसके बाद की पब्लिसिटी, हम जो इवेंट करा रहे हैं, हम स्पोर्ट्स कंपटीशन जो करा रहे हैं, उसका प्रचार भी तो होना चाहिए। जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उन सब में इसका प्रचार प्रसार भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तरीके से आपको जो है बोर्डिंग यूज करनी है, जो है उसके अलावा आपको होर्डिंग हो गया, फ्लेक्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी पब्लिसिटी कमेटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर इसके बाद जब पब्लिसिटी कमेटी हमारे क्या लिया, पब्लिश कर लिया, सब जगह हमने प्रचार प्रसार कर लिया, तो इसके बाद हमारी जो नीड होती है वो होती है हमारी परचेजिंग की। तो इसके बाद हमारी आती है परचेजिंग कमेटी। परचेजिंग कमेटी आती है। अब इस परचेजिंग कमेटी का काम होता है कि जितने भी, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हों, चाहे फूडिंग के लिए कोई भी आइटम्स जो है परचेज करने हों, वो सब छोटी से लेके बड़ी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये परचेजिंग कमेटी ही होती है। अब देखिए, सीरीज की मैं बार बार यहाँ बात करूंगा, मैं बार बार जिक्र करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग ने सोचा, फाइनेंस ने पैसा दिया, पब्लिसिटी ने पब्लिश किया, और उसके बाद परचेजिंग ने वहां पर इसको पब्लिश कर दिया, जगह जगह इसका प्रचार प्रसार कर दिया। अब इसको देख के क्या हुआ कि अब अलग अलग जो होती हैं टीम, वो हमारे सेंटर पे पहुंचना स्टार्ट हो गई। तो जब हमारे सेंटर पे पहुंचना स्टार्ट हो जाती हैं तो वहां पर हमारी जो कमेटी होती है वो होती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी क्या करती है, वो सारी कमेटी के वेलकम्स करेगी, उन टीम्स के एंट्री लेगी, जितनी पेपर फॉर्मेलिटीज हैं वो सब ये पूरा कर देती है। और उसके बाद श्योर हो जाता है, यहाँ पर चेकआउट करने के बाद ये श्योर हो जाता है कि फला टीम ने इस इवेंट में एंट्री ले ली है। इसके बाद अब टीम हमारे यहाँ पर आ गई। अब टीम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने उनका रिसेप्शन पे हमने उनका वेलकम कर दिया, सब सारी चीज, उनकी एंट्री तो ले ली। उसके बाद अब हम क्या करने हैं, इवेंट्स हमारे
हमारे 2 से 3 दिन चलने वाले हैं, तो उस कंडीशन में अब क्या होगा कि उनको पर्टिकुलर जहाँ पर हम उनको रुकवाना है वहाँ तक प्लेस पहुँचाने के लिए स्कूल वगैरह में होते हैं, हॉस्टल वगैरह यूज करते हैं, वो बड़े स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी स्कूल वगैरह ऑक्यूपाई करते हैं। तो अलग अलग सेंटर से, वेन्यू से लेके होटल वगैरह तक को पहुंचाने के लिए जो हमारी कमेटी होती है यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो होती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी अब क्या करती है कि जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको जगह जगह उनके वेन्यू से लेके हर जगह, चाहे उनको वेन्यू पे जाना है, वेन्यू से होटल जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी वो सब कुछ जो है, चाहे वो प्लेयर्स को जाना हो, चाहे मैनेजर्स को जाना हो, कोच को जाना हो, ऑफिशियल्स को जाना हो, ऑर्गेनाइजर को जाना हो, किसी को भी जाना होता है, वो ट्रांसपोर्ट कमेटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या करती है, होटल तक, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या की कि आपको होटल तक पहुंचा दी, होटल तक पहुंचा दी, स्कूल तक पहुंचा दी, जो भी आपने डिसाइड किया है। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमेटी के बाद जो नेक्स्ट कमेटी आती है वो आती है आपकी बोर्डिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग कमेटी इसके बाद आती है। ये काम क्या करती है, अब वहाँ पर कौन से रूम में कौन सी टीम रहेगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की टीम रहेगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इस कमेटी का वर्क होता है। अब इसके बाद इन क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या किया, उनको रूम वगैरह दे दिए, उनकी फूडिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑन ग्राउंड भी आपको कौन से स्नैक्स देने हैं, कब उनको ब्रेकफास्ट देना है, कब लंच देना है, कब डिनर देना है, क्या देना है, ये सब सारी कमेटी जो होती है, फूडिंग कमेटी, ये सब सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि बोर्डिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग, इसके कमेटी के बाद जो अब हमारा टीम्स क्या होती हैं, टीम रुक गई। अब उनकी जो सबसे पहली नीड होती है, उनको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर हमारा मैच किससे पड़ा हुआ है, हमारा मैच किससे है, किस कोर्ट पे है, कब है, टाइमिंग क्या है, उसके ऑफिशियल्स वगैरह कौन है, ये सब सारी चीज़ें जानने टीम्स की पहली नीड हो जाती है। तो अब वहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट कमेटी आती है वो आ जाती है हमारी टूर्नामेंट कमेटी। टूर्नामेंट कमेटी, अब ये टूर्नामेंट कमेटी क्या करती है कि किसके मैच किससे होने हैं, पूरा फिक्सचर डिसाइडिंग वर्क जो होता है इसी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। कौन से ऑफिशियल होंगे, कब मैच होगा, किस कोर्ट पे होगा, कितने बजे होगा, ये सब सारी जिम्मेदारी जो होती है ये टूर्नामेंट कमेटी की होती है। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार सीरीज की बात करूंगा, यहाँ पे डिसाइड हुआ, फाइनेंस मिला, पब्लिसिटी हुई, परचेजिंग हुई, रिसेप्शन पे वेलकमिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन से उनको वेन्यू तक पहुंचाया गया, होटल वगैरह तक, वहां पे फूडिंग लॉजिंग के बाद अब उसके बाद टूर्नामेंट में वहां उनको मिल गया फिक्सचर वगैरह कि कब मैच है। अब उसके बाद मैच स्टार्ट होने से पहले जितने भी आजकल लोकल से लोकल टूर्नामेंट्स भी हैं तो उसमें ओपनिंग सेरेमनी वगैरह जरूर होती हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट आती है वो हमारी आ जाती है सेरेमनी कमेटी। सेरेमनी कमेटी क्या करती है कि जितने भी, चाहे ओपनिंग सेरेमनी हो, चाहे क्लोजिंग सेरेमनी हो, किसी का वेलकम करना हो, बैज अलंकरण करना हो, माला पहनाना हो, क्या करना है क्या नहीं, कौन सा जो है प्रोग्राम होगा, फोक डांस होगा, सिंगिंग होगा, क्या होगा, वो सब सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेरेमनी कमेटी। सेरेमनी कमेटी ने ओपनिंग सेरेमनी किया, टूर्नामेंट कमेटी ऑलरेडी से पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि कौन से मैच किसके कब होने हैं। अब उसके बाद ओपनिंग होते ही मैचेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। जब मैच स्टार्ट हो जाते हैं तो अब हर मैच में अक्सर अब देखा गया है कि ज़्यादातर गेम्स वगैरह जो भी टूर्नामेंट्स हैं, हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह इस तरीके से जो है अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो चाहे वो प्लेयर ऑफ द मैच देना है, मैन ऑफ द सीरीज देना है, कुछ भी अगर किसी भी तरीके का अवार्ड देना है तो उसके लिए जो कमेटी आती है वो है हमारी अवार्ड कमेटी। अवार्ड कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है हर तरीके के अवार्ड जो होते हैं वो देने के लिए। अब इसके बाद क्या है कि अब हमने यहाँ तक दे दिया, तो ये 10 कमेटी तो कंटिन्यू जो है इनका चैनल बना हुआ होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी की जो कमेटियां हैं वो भी साथ में वर्क करती रहती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आती है नेक्स्ट कमेटी वो आती है आपकी टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी क्या करती है कि किसी भी तरीके का
पंखा नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है, यहाँ पर लाइट पहुँचाना है, वहाँ पर जो है टीम्स के लिए, या जितने भी अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जिम्नेजियम वगैरह भी, जिम वगैरह भी रखे जाते हैं, तो उनका पूरा सेटअप जो होता है वो सब सारी चीज़ें, कहीं कोई फॉल्ट आ गया, कहीं कोई दिक्कत आ गई, उन सब सारी चीज़ों को देखने का काम टेक्निकल कमेटी का होता है। इसके अलावा दूसरी जो एक कमेटी होती है वो भी हमेशा वर्क करती रहती है, वो होती है मेडिकल कमेटी। मेडिकल कमेटी किसी को ऑन ग्राउंड इंजरी हो गई, उसके बाद क्या होता है, ऑन ग्राउंड हो गई, ऑफ ग्राउंड हो गई, ट्रेनिंग सेशन में हो गए, किसी भी तरीके से कोई इंजरी हो जाती है, उनको फर्स्ट एड देना है या नियर बाई हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये सब सारी कमेटी जो वर्क करती है वो मेडिकल कमेटी करते हैं। इसके डॉक्टर्स जो होते हैं, नर्सेस, इसके स्टाफ होते हैं, अगर उनको लगता है कि सीरियस इंजरी वगैरह है तो वो हॉस्पिटल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन कमेटी के हेल्प से वो आगे लेके जाते हैं। इन सब के साथ एक कमेटी और होती है, वो होती है डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी जो होती है, ये भी देखा होगा, इवेंट्स वगैरह में देखा होगा, छोटे इवेंट्स में, इंट्राम्यूरल्स वगैरह में फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या करते हैं, वॉलंटियर अपॉइंट कर देते हैं। उसके बाद वॉलंटियर अपॉइंट्स करने के बाद वो क्या करते हैं, और बड़े टूर्नामेंट्स में क्या होते हैं, डिसिप्लिन कमेटी इस तरीके से होती है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, सिक्योरिटी कमेटी के नाम से भी ये जाना जाता है। ये क्या करते हैं, जैसे बड़े मैचों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पेक्टेटर होते हैं वो बॉटल वगैरह थ्रो करने लगते हैं ऑन ग्राउंड पे, तो उन सब सारी चीज़ों के लिए किसी भी तरीके की अगर जो है अनसिक्योर पोजीशन होती हैं तो उसको टैकल करने के लिए डिसिप्लिन कमेटी मेंबर वर्क करती रहती है। और लास्ट एक कमेटी आती है, वो आती है रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट। ये रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट कमेटी, ये भी कमेटी जो होती है वो वर्क करती है। रिकॉर्ड कीपिंग का काम, जिसके बेसिस पे कमेंटेटर जो होते हैं वो कमेंट्री वगैरह करते हैं इंटरनेशनल मैचेस में, नेशनल मैचेस में। और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कमेटी, चाहे सर्टिफिकेट राइटिंग करना हो या सर्टिफिकेट प्रिंटिंग करना हो, किसको सर्टिफिकेट देने, कितने प्लेयर्स को सर्टिफिकेट देने हैं, ये सब सारी जिम्मेदारी जो होती है इनकी होती है। तो ये इतनी आपकी जो कमेटी हैं ये एक साथ वर्क करती रहती हैं किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिना इन कमेटीज के। और एक चीज याद रखिएगा, सीरीज से अगर आप याद कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको लिखने में भी बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन वगैरह जो पूछते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटीज की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इसमें जितनी कमेटी दी है, किसी भी अगर कमेटी की आपको पूछती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसको किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, तो ये सब आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये आपकी रही कमेटीज एंड their responsibilities। स्टूडेंट्स, आज के दूसरे टॉपिक से अगर हम बात करें तो हमने लेके आए हैं हम टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसको भी ध्यान से देखने की जरूरत है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सीबीएसई में हर अल्टरनेटिव ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि टूर्नामेंट्स क्या है। अक्सर हम सुनते हैं टूर्नामेंट्स यहाँ हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, हम सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं पता होता व्हाट इज टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट इज ए सीरीज ऑफ मैचेस टू फाइंड आउट द बेस्ट टीम। यानी एक टूर्नामेंट जो है एक सीरीज ऑफ मैचेज है, मैचों की एक सीरीज होती है जिसमें कि हम जो सबसे बेस्ट टीम होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, ये होता है टूर्नामेंट। अब अगर इसके हम बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स: नॉकआउट, लीग टूर्नामेंट्स, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स, कंसोलेशन टूर्नामेंट्स एंड चैलेंजर टूर्नामेंट्स। ये इतने टूर्नामेंट्स के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स इज आल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट्स। एलिमिनेशन टूर्नामेंट इसका नाम इसलिए रखा गया है कि अगर इस टूर्नामेंट्स में कोई भी टीम एक बार हार जाती है तो वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एलिमिनेशन टूर्नामेंट्स, नॉकआउट। कि आप तब तक खेलते रहेंगे जब तक आप जीतते रहेंगे। अगर एक भी मैच किसी भी लेवल पे किसी भी राउंड में आप हार जाते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको नॉकआउट टूर्नामेंट्स बोला जाता है। इसके बाद दूसरा
आता है आपका लीग टूर्नामेंट्स। लीग टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज राउंड रॉबिन और बर्जर सिस्टम। इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं या बर्जर सिस्टम टूर्नामेंट भी बोलते हैं। यहां पर एक टीम के लिए एडवांटेज होता है, लीग टूर्नामेंट में जितनी टीमें होती हैं वो सारी टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं, यानी एक टीम को अपना बेस्ट देने के लिए कई सारे मौके मिलते हैं लीग टूर्नामेंट्स में, इसीलिए इसको आजकल बहुत यूज किया जा रहा है और ये अच्छा टूर्नामेंट माना जाता है। अब इसके लिए जैसे सपोज करिए कोई भी टीम हो गई 1 2 3 4, तो फर्स्ट टीम जो होगी सेकेंड के साथ भी खेलेगी, थर्ड के साथ भी खेलेगी और फोर्थ के साथ भी खेलती है, तो इसे बोलते हैं लीग टूर्नामेंट्स। जबकि नॉकआउट में क्या था कि सपोज करिए अगर दो टीम है, दो टीम में से एक जो है अगर होती है तो एक ही टीम आगे जाती है और ये जो विनर होगी वो आगे जाएगी, जो लूजर होती है वो उसका वहीं पे खत्म हो जाता है सफर। तो इसी वजह से नॉकआउट टीम में ये एक एडवांटेज होता है कि जल्दी से टीमें जो होती हैं कम हो जाती हैं, लेकिन टीम्स को अपना बेस्ट देने का परफॉर्मेंस, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मौका कम मिलता है। लेकिन लीग में क्या होता है कि एक टीम को कई सारे मौके मिलते हैं, जितनी टीम होती हैं सबके साथ खेलने को मौका मिलता है एज लाइक आईपीएल मैचेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉकआउट और लीग को मिलाकर बना हुआ है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। अब ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या होता है आपकी 4 टाइप का होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है नॉकआउट कम नॉकआउट। नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स होता है, इसमें आपके सेमीफाइनल राउंड तक नॉकआउट होता है और उसके बाद फिर से नॉकआउट करके ही फाइनल राउंड तक जाया जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है इसका वो होता है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। तो नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट जो होता है सेमीफाइनल राउंड तक तो ये नॉकआउट पोजीशन, नॉकआउट टूर्नामेंट्स की तरह नॉकआउट फिक्सचर होंगे, लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल तक, सेमीफाइनल से लेके फाइनल तक जो होंगे वो आपके लीग मैचेज हो जाते हैं। क्वार्टर फाइनल तक के जो मैचेज होते हैं वो आपके नॉकआउट के होते हैं, लेकिन उसके बाद ये जैसे ही सेमीफाइनल स्टार्ट होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। तीसरा टाइप जो है इसका है ये है लीग कम लीग मैच, यानी आपके क्वार्टर फाइनल तक जो भी होते हैं मैचेज वो लीग बेसिस पे होते हैं और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल भी लीग बेसिस के मैचेस खेले जाते हैं और पॉइंट के बेसिस पे हम विनर फाइंड आउट करते हैं। और इसका चौथा जो टाइप है वो है लीग कम नॉकआउट। तो लीग कम नॉकआउट जो होता है ये भी, अब इसमें क्या है कि क्वार्टर फाइनल तक तो आपके जो होते हैं मैचेस वो आपके लीग बेसिस पे होते हैं, लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल जो होते हैं वो आपके नॉकआउट बेसिस पे मैचेज हो जाते हैं। तो ये आपका होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के ये 4 पार्ट होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। ये आपके 4 होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कंसोलेशन टूर्नामेंट्स। अब क्या होता है कि जो बड़े रेपुटेटेड जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो भी टीमें होती हैं अगर वो जो है बाहर हो जाती हैं, हार के अगर बाहर हो जाती हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि हमारे विनर के समय जो फाइनल मैच होगा विनर फाइंड आउट होता है, रनर फाइंड आउट होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है जो 3rd 4th 5th 6th पोजीशन ये ऑर्गेनाइजर के ऊपर होता है कि इस पोजीशन तक वो क्या करते हैं आईपीएल की तरह वो जो है मैच वगैरह कराते हैं, वहां पर फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से पोजीशन को। तो वहां पर क्या होता है जितनी हारी हुई टीम्स होती हैं, याद रखिएगा कंसोलेशन का मतलब होता है यह सांत्वना, जितनी हारी हुई टीम होती हैं वो हारी हुई टीम्स जो होती हैं उनके फिर से मैचेस कराए जाते हैं और उस कंडीशन में आपका 3rd 4th 5th पोजीशन जो भी होता है वो फाइंड आउट किया जाता है। इसी वजह से उसको कंसोलेशन टूर्नामेंट बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका टूर्नामेंट्स वो आता है आपका चैलेंज टूर्नामेंट या चैलेंजर टूर्नामेंट इसको बोला जाता है। ये टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, आपके इन सब में बहुत ही ज़्यादा ये यूज किया जाता है। बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, इन सब में। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा WWE वगैरह देखा होगा, उसमें क्या होते हैं कि अलग अलग सारे प्लेयर्स की क्या होती है रैंकिंग होती है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं किसी भी अदर रैंक वाले को चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सपोज करिए ये हमारे पास 6, ये हमारे पास सपोज करिए 6 रैंकिंग तक के प्लेयर हैं। अब चैलेंजर में क्या होता है कि सपोज करिए जो 1 रैंकिंग पे है
और जो 5th रैंकिंग पे है प्लेयर, 5th रैंकिंग वाला क्या करता है, वो चैलेंज करता है 1 वाले को। अगर वो जीत जाता है, अगर सपोज करिए 5th वाले ने चैलेंज किया 1 को और अगर वो जीत गया तो इनकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। अब ये हो जाएगी 5 2 3 4 1 6, इस तरीके की इसकी रैंकिंग हो जाएगी। यानी ये जो 5th अभी था पोजीशन पे अपने, वो 1 पे आ गया और यहां पर इसकी रैंकिंग हो जाएगी 1। तो इस वजह से कोई भी किसी भी प्लेस वाले को, किसी भी रैंकिंग वाले प्लेयर को वो चैलेंज कर सकता है। अगर हार गया तो सेम पोजीशन और अगर जीत गया तो उनके पोजीशन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये आपके टूर्नामेंट्स के 5 टाइप हैं, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, कंसोलेशन और चैलेंजर्स। आपके सीबीएसई की अगर बात किया जाए, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज ए टीचर, तो वहां पर नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन ये जो है सबसे ज्यादा, और क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये रहा आपका टूर्नामेंट। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे, अभी तो हमने बात कर लिया टूर्नामेंट्स के टाइप्स की बात कर लिया, लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट कराना ज्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर ये होता है कि टूर्नामेंट्स कराने को हम करा देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि लीग मैच कराएं कि नॉकआउट मैच कराएं, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों के, हम एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स एंड लीग टूर्नामेंट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट एंड नॉकआउट टूर्नामेंट्स की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात अगर करते हैं, तो एडवांटेजेस में यहाँ पर सबसे पहले नॉकआउट में हम देखते हैं तो आता है लेस नंबर ऑफ मैचेस। बिल्कुल सही। अगर अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टीम हो जाती हैं, सपोज करिए, जैसे सपोज करिए 100 टीम हमारे पास किसी टूर्नामेंट्स में आ गई, अब हमें क्या करना है, अगर उनको हम लीग मैचेस कराते हैं, सबको एक दूसरे के साथ मैच कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि वहाँ पर जैसे ही अब हमने यहाँ पर 100 टीम आई, 100 टीम के एक मैच हमने करा दिए, तो अब क्या हुआ कि एक ही मैच में 50 टीम अपने आप बाहर। दूसरा मैच हमने करा दिया, हमारे पास 25, यानी 2 मैच में ही हमारा 1/4 टीम रह गई। तो क्या होता है कि जल्दी मैच खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज कम है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो होते हैं नंबर ऑफ मैचेस भी कम हो जाते हैं और जल्दी से हमारा विनर फाइंड आउट हो जाता है। दूसरा अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो आता है लेस ऑफिशियल्स। अगर नंबर ऑफ मैचेस कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑफिशियल्स जो भी अंपायर हैं, रेफरी हैं और उसके अलावा जज हैं, जो भी हैं, वो सब सारे जो हमें ऑफिशियल्स की नीड होती है वो कम होगी। कोई भी स्कोरर वगैरह जो कुछ भी होते हैं उनकी नीड हमें कम होती है। तो जब हमें कम ऑफिशियल्स चाहिए तो उनको पेमेंट भी हमें कम देना पड़ता है, तो हमारा क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे नंबर ऑफ मैचेस कम हो रहे हैं, प्लेयर्स क्या हुए, यहाँ पर एक टीम जो है मैचेस हारे बाहर हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि हमारे पास कम प्लेयर बचेंगे, तो हमारे कम ऑफिशियल रहेंगे, तो हमें एकोमोडेशन जो होता है, उनके रहने खाने की ये सब की व्यवस्था जो होती है, वो सारी चीजें कम देनी पड़ती है हमें। उससे सबसे ज़्यादा अगर इवेंट्स अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स, तो अगर सबसे ज़्यादा खर्च आता है तो एकोमोडेशन के ऊपर खर्च आता है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 5 स्टार 7 स्टार होटल्स वगैरह में आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा खर्च आते हैं। तो अगर नॉकआउट टूर्नामेंट्स हम करा देते हैं तो टीम्स जो होती हैं या पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेयर जो होते हैं वो जल्दी बाहर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में एकोमोडेशन कम देना पड़ता है। फिर उसके बाद जब ये सब सारी चीज़ें कम होंगी, नंबर ऑफ मैचेस कम होंगे, ऑफिशियल्स कम नीड होगी और एकोमोडेशन कम देंगे, तो अपने आप जो नेक्स्ट एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव। नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ही कम खर्चीला होता है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। ये तो हमने बात कर लिया कि एडवांटेजेस होते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, सबसे पहला चांसेस टू विन वीक टीम। जो वीक टीम होती है उसके भी जीतने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कभी कभी अच्छे जो टीम्स होती हैं, जो टॉप सीडेड टीमें होती हैं, उनके भी बाहर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर्स को रिदम पकड़ने में, अपनी फॉर्म में आने में टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास एक ही जब मैच मिलता है तो उसमें सारा हमें अपना पोटेंशियल दे देना होता है, जिसकी वजह से अगर वो नहीं दे पाए तो वीक टीम भी मैच जीत जाती हैं। अब जब वीक टीम मैच जीत जाती हैं तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो हमारा है, लेस
इंटरेस्ट इन फाइनल मैच। सपोज करिए ऐसा हुआ कि कोई वीक टीम जो है जीतती चली गई, अब उस कंडीशन में क्या हो गया, फाइनल में पहुंच गई, इंडिया के साथ बरमूडा पहुंच जाए, इंडिया के साथ आयरलैंड पहुंच जाए, तो क्या होगा, अपने आप इंटरेस्ट क्या होगा, मैच का कम हो जाता है। लोग उसको देखेंगे नहीं, अरे ये तो ऐसी टीम है, इससे तो इंडिया जीत ही जाएगी। तो क्या हुआ, जो फाइनल का जो एक अट्रैक्शन होता है लोगों में, एक जो होती क्यूरियोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग फाइनल वगैरह देखने नहीं आते। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं नॉकआउट के। अब अगर बात करते हैं लीग के एडवांटेज के, राउंड रॉबिन जो हमने बताया था कि एक टीम दूसरे टीम के साथ मैचेस खेलती हैं, तो यहां पर क्या है, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग टीम गेट्स विक्ट्री। वही टीम जीतती है जो कि मजबूत होती है, जिसमें वाकई में, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमेशा मजबूत टीम में देखने को मिलती है। उन्हें कई मैच देखने को मिलेंगे। आईपीएल में आपने देखा होगा कि कैसे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, ये सब कैसे पहले नीचे जाती हैं और फिर ऊपर पहुंच के और ये पूरा के पूरा जो है आईपीएल ही जीत जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्ट्रांग टीम जो होती हैं उनके पोटेंशियल जो होते हैं, कभी कभी देर से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे फॉरेनर्स जो हैं, जो फॉरेन के प्लेयर हैं, वो लेट में आते हैं, तो कम से कम बाकी के जो मैच बचे रहेंगे उसमें हम उनको लेके मैच वगैरह हम जीत सकते हैं। दूसरा अगर बात करें आपके एडवांटेजेस ऑफ लीग की, तो इंटरेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर का इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा बना रहता है। होता क्या है, अब जैसे हमने बताया अभी नॉकआउट में कि अगर फाइनल्स में अगर पहुंच जाते हैं लोग इस तरीके से, जो लो रैंक टीम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के साथ लीग में होता है कि अब इनका मैच इसके साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का होगा, इंडिया न्यूजीलैंड होगा, इंडिया पाकिस्तान होगा, तो क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो इस वजह से जो है ये लीग के एक एडवांटेज में है। उसके अलावा आता है मोर मैचेस मोर प्रॉफिट। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जितने ज़्यादा मैचेस उतने ज़्यादा। आईपीएल क्या है, सिंगल लीग डबल लीग जो है दो होते हैं लीग में, लेकिन आईपीएल क्या है, डबल लीग है, यानी एक टीम क्या करेगी, दूसरी टीम के साथ 2 बार मैच खेलती है। तो वहां पर क्या आता है कि जितने ज़्यादा मैचेस उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजर को प्रॉफिट। तो इस वजह से ये भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लीग का। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, अगर बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है टू मच मैचेस, बहुत ही ज़्यादा मैच। ये होता है कि अक्सर हमने बताया कि अब जैसे सिंगल लीग में अगर आप देखिए तो कितने मैच होते हैं, डबल लीग अगर खेला जाए तो उसमें सोचिए जस्ट डबल मैच हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मैच हो जाने से जो स्पेक्टेटर होते हैं वो भी अटेंशन उतना नहीं देते हैं। वो फिर लास्ट के, जैसे अगर आईपीएल की बात करें तो वो क्या करते हैं, सिर्फ क्वालिफायर वगैरह के जो है मैचेस देखना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड मच ऑफिशियल, ऑब्वियस सी चीज है कि जितने ज्यादा मैचेज होंगे उतने ज्यादा हमें ऑफिशियल्स की नीड होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें ज्यादा उनको पेमेंट वगैरह देनी पड़ेगी। अलग अलग ग्राउंड पे अलग अलग मैचेज होते रहते हैं, तो अलग अलग ऑफिशियल्स भी चाहिए हर तरीके के। उसकी वजह से क्या होता है, ये मच एक्सपेंसिव हो जाता है। एकोमोडेशन बहुत ज्यादा, हमारी टीम्स के एक मैच अभी है तो दूसरा मैच 3 दिन बाद है, तो इस तरीके से क्या होता है, महीनों महीनों टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं लीग के। तो उसकी वजह से क्या होता है, एकोमोडेशन हमें बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और जिसकी वजह से ये टू मच एक्सपेंसिव हो जाता है ये आपका लीग टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नॉकआउट और लीग का, ये भी आपका कि एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कौन सा टूर्नामेंट्स हमें कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए। कुछ मामलों में आपका नॉकआउट अच्छा है तो कुछ मामलों में आपका लीग अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजर क्या करना चाहता है। उसके पास नंबर ऑफ डेज कम है, अगर एक्सपेंसिव वो कम कर जो है कम जो है खर्च करना चाह रहा है तो उस कंडीशन में नॉकआउट, और अगर जो है अच्छा उसको और ज़्यादा बनाना चाह रहा है, जैसे कि आप वर्ल्ड कप भी आप देखिए तो वो आपका लीग बेसिस पे हो गया है, तो इस तरीके से वहां पर लीग मैचेस जो होते हैं, लीग टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और सब्सक्राइब न किया हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी जैसे ही वीडियो अपलोड होती हैं तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।